हेलो हेलो यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सी इंटरमीडिएट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो बहुत अच्छा लग रहा है। 11th स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट्स थे अभी बढ़ते बढ़ते सीए फाइनल के करीब पहुंच गए। गुड टू सी। एंड जो स्टूडेंट्स का जनवरी में एग्जाम है, आप लोगों को भी वेलकम बैक टू सी इंटरमीडिएट। आप लोगों को एक ब्रेक मिल गया था अभी। आई होप ये ब्रेक में पढ़ाई किया बेटा आप लोगों ने। हाँ, कौन कौन है जनवरी वाले? कौन कौन है? हाथ उठाओ। ओके, सो नाउ यू पीपल सीम टू बी इन माइनॉरिटी। हाँ, तो आप लोगों ने, लेकिन इनके चक्कर में मस्ती में नहीं आना है। ये लोग क्या है, अभी फाउंडेशन पास किए हैं, थोड़ा सा अभी अभी हवा में क्या आ गए? नहीं, अभी आ जाओगे। अभी थोड़ा सा हवा में उड़ना बनता है एक आध हफ्ता, उसके बाद में आप लोग आ जाओगे नीचे, ठीक है? बिकॉज ये सीए इंटरमीडिएट है। सो हम तो कोशिश करेंगे आप हवा में ही रहो, आपको हर दिन ऐसा लगे कि पता ही नहीं चले सर ये तो फाउंडेशन से भी इजी लग रहा है, लेकिन हमारी कोशिश एक समय के बाद में जो है वो गिव अप कर देगी। बिकॉज सीए इंटरमीडिएट है बेटा, इट इज गोइंग टू बी रियली अ टेस्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके जो सेमिनार हमने लिया था इंटरमीडिएट से रिलेटेड, कि सीए फाउंडेशन में सिलेबस भी कम रहता है, टाइम सफिशिएंट रहता है और आराम से हो जाता है। मतलब आप लोगों ने किया है इसलिए बोल सकते हैं आराम से हो जाता है सीए फाउंडेशन, ठीक है? और सीए फाइनल जो रहता है उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन टाइम भी बहुत रहता है। आपको 2 साल से ज्यादा का टाइम रहता है, तो वो भी हो जाता है अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करो तो। और रही बात सीए इंटरमीडिएट की, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये रहती है कि इसमें आपको टाइम जो है वो सबसे कम रहता है, और सिलेबस जो है वो बहुत है कंपेयर टू द टाइम अवेलेबल। तो बस उसको ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सीए इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है उसको सिंसियरली, आप ये कंसिस्टेंट वर्ड हर क्लास में हर टीचर से बहुत बार कंसिस्टेंटली सुनोगे, तो आपको ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना है, रोज का रोज। Whatever strategies worked for you in foundation level, if you are satisfied with your foundation result, जितने मार्क्स मिले हैं, आई एम श्योर सही श्री तो सेटिस्फाइड होगी, है ना? सो इफ यू आर सेटिस्फाइड, मोस्ट ऑफ यू शुड हैव बीन सेटिस्फाइड। एनीथिंग अबव 199 इज गुड, लेकिन इफ यू आर सेटिस्फाइड तो वही स्ट्रेटेजी को आप कंटिन्यू करो। तब थोड़ी मस्ती ज्यादा की होगी तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस ज्यादा बढ़ा देना है, परसेंटेज टर्म्स में बैलेंस कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि नहीं आपका पोटेंशियल ज्यादा था, आपको उससे 15-20 मार्क या 40-50 मार्क कम मिले हैं, तो आपने उस हिसाब से अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना है। एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि जो फाउंडेशन के मार्क्स से दे आर नो गारंटी कि इंटर में भी आपको वैसे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे अभी इस बार जो रैंक होल्डर्स आए हैं, ऋषभ शर्मा एंड विनीत जायसवाल, तो बोथ आर द ओनली रैंक होल्डर्स फ्रॉम नागपुर। एक का ऑल इंडिया रैंक 22 आया और एक का ऑल इंडिया रैंक 33 आया। सो दोनों के फाउंडेशन में दे वर नॉट अमंग द टॉप 3 एज सच, ओके? थे, उनको मार्क्स अच्छे थे, आई थिंक 300 प्लस ही थे, लेकिन स्टिल उसके बाद में भी कई स्टूडेंट्स ऐसे बोधरूप पास हुए हैं जिनको फाउंडेशन में सिर्फ 220 मार्क्स थे, 240 मार्क्स थे। सो मे बी दे डिड नॉट स्कोर दैट हाई इन फाउंडेशन, बट दे क्लियर्ड सी इंटरमीडिएट बोधरूप्स, विच इज व्हाट मैटर्स इन द एंड। सो सी इंटरमीडिएट जो है ये इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अभी आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। अभी तो आपका जो नए स्टूडेंट्स आए, आपका एक ही क्लास हुआ है, ऑडिट का हुआ है, और फिर अभी हमारा जीएसटी का पहला क्लास रहेगा। टैक्सेशन एज यू नो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जनवरी वालों ने इनकम टैक्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, अभी हम लोग जीएसटी सब लोग साथ में पढ़ने वाले। और हम लोगों को ये जबरदस्त जो जीएसटी का लॉ आया था इंडिया में, कौन सी तारीख को आया था, कोई आइडिया? 1 जुलाई 2017। एक साथ के दिन एक साथ सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक साथ पूरे इंडिया पे जीएसटी लगा दिया गया। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैक्स है। वी विल बी सीइंग अबाउट जीएसटी राइट फ्रॉम टुडे। हमारे पास में बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करने का टाइम नहीं है कि छुट्टियों में क्या किया और आपका नाम क्या है। धीरे धीरे जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स कौन है जिनको मैं फाउंडेशन में मिला ही नहीं कभी? ऐसे कोई है आप में से? ओके, सो वेलकम टू डीजीएस कैप्स। आप लोग यहाँ पर थे ही नहीं फाउंडेशन में, इसका मतलब अभी पहुंचे हो। सो वेलकम, यू आर एट द राइट प्लेस। और यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अच्छे मार्क्स से पास होने की। सो बिकॉज अभी जो रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का, ऑल इंडिया एवरेज 13% बच्चे पास हुए, और अपने यहाँ से अराउंड 70 बच्चों की बैच थी, उसमें भी बोधरूप वाले शायद थोड़े कम थे, तो उसमें से 16 बच्चे जो है वो बोधरूप क्लियर किए।
सो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें, आप लोग तो नंबर्स के बादशाह हो, तो 20% से ज्यादा बच्चे बोथ ग्रुप क्लियर किए हैं, एंड सिंगल ग्रुप में भी बहुत सारे रहते हैं. सो इट्स द थिंग इज दैट इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट आपका रिजल्ट इंडिया एवरेज से बेटर आएगा, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोग लाओगे. लेकिन उसके लिए देर आर सर्टेन इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, जो कि आप लोग कंसिस्टेंटली डे आफ्टर डे आप दोगे तो काम होगा. कुछ स्टूडेंट्स का हम लोगों को शिकायत रहती है कि क्या करते कि क्लास स्टार्ट तो कर लेते लेकिन बीच में कभी तो भी बैकअप वीडियो मिलेगा सोच करके हम लोग छोड़ देते हैं, और फिर एक हफ्ता छूटता है, 2 हफ्ता छूटता है, एंड देन कभी आप लाइव क्लास में वापस आ ही नहीं पाते हो. सो ये नहीं होने देना है. बैकअप वीडियो इज जस्ट अ फैसिलिटी फॉर एक्सेप्शनल सिनेरियोज, दैट शुड नॉट बिकम योर मेन गो टू थिंग. बहुत कम बच्चे रहते हैं जो बैकअप या रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई कर पाते हैं, बहुत कम. दैट इज एन एक्सेप्शन. परसेंटेज की बात करें तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. लाइव क्लास लगाए हैं आपने तो उसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए. इज दैट ओके? कभी आपका कोई क्लास मिस हुआ भी, कभी कोई 1 या 2 दिन का, तो आपने उसको एवरी डे थोड़ा थोड़ा आपने उसको स्प्रेड कर देना है और उस तरीके से कवर अप करना है. जैसे मंडे का मिस हुआ तो ट्यूसडे को छुट्टी नहीं मारना है मंडे का रिकवर करने के लिए. दैट इज अ फुलिश थिंग टू डू. ओके, ट्यूसडे का मिस हुआ तो फिर वेडनेसडे को छुट्टी मारोगे, तो ये चलते रहेगा फिर. और फिर हम लोग छुट्टी मार के भी उतने सीरियसली पढ़ते नहीं है, बिकॉज देर आर टन्स ऑफ एप्स इन योर मोबाइल, देर आर सो मेनी नोटिफिकेशंस कमिंग अप, अदर डिस्ट्रैक्शंस. एंड जब रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है क्लास में तो आप हमको कभी भी पॉज नहीं कर सकते हो, सर रुक जाओ 2 मिनट अभी मन नहीं लग रहा है. रिकॉर्डेड लेक्चर में आप कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी फास्ट बोलने लगा सकते हो. तो उसमें आपके पास इतनी जो ऑप्शंस है वो आपका ही एक्चुअली जो आपके हम बोल सकते हैं फैसिलिटी है वो आपके अगेंस्ट में वर्क करने लग जाता है. So therefore, I am requesting you people to have the complete focus in the class, be very much regular in the live classes, and साथ साथ में अब तो और जरूरी है आपको, अभी लॉ का सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट शशांक सर जो बोलते हैं कि रोज का रोज कंसिस्टेंटली डेली का डेली पढ़ना है, उनकी बिहाफ पे मैं आपको बोल देता हूँ लॉ का सिलेबस आपका कुछ सब्जेक्ट्स के बाद में स्टार्ट होगा. ठीक है, जनवरी वालों ने तो सुन लिया होगा अच्छे से. सो आपको ये रोज का रोज करना ही है. अब नाउ इवन जिनका जनवरी में एग्जाम है, अभी आपने पिछले 20 दिन से क्या किया आई डोंट नो, दैट ओनली यू नो, एंड वो आपको आगे जाकर के मदद भी कर सकता है. जो आपको ब्रेक मिली थी, या हो सकता है उसमें आपने बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया होगा, तो आप इट कैन कम टू बाइट यू लेटर ऑन. और जो स्टूडेंट्स का अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों ने मई में क्लियर किया था. द डिफिकल्ट पार्ट वॉज कि एग्जाम प्रीपोन होकर मई में हो गई थी, फिर भी आप लोग ने दिया, क्लियर किया विथ सच एक्सीलेंट रिजल्ट ओवरऑल. अब आप 15% क्लब में आ गए हो, 15% बच्चे पास हुए थे पूरे इंडिया से. अब आप लोगों के पास में एक एडवांटेज ये है कि आपके पास अनलाइक द लास्ट ईयर्स बैच ऑफ ऋषभ एंड विनीत एंड जो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो थे, आपको अभी पूरा 1 मंथ एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है. पिछले साल हमारा बैच अराउंड 15 अगस्त 20 अगस्त के बीच में स्टार्ट हुआ था ये वाला, और मई में एग्जाम था, तो वो बैच अराउंड फरवरी मिड तक के चलता है. आप लोगों का जो बैच है ये चलेगा अराउंड जनवरी मिड. सो एंड हम लोग आपका बैच कंटिन्यूएशन में लेंगे. जिनका अभी स्टार्ट हुआ, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट खत्म होगा, हमारे केस में जीएसटी खत्म होगा, अगले दिन से अपन इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे. सो देयर विल बी नो लीव और वेटिंग पीरियड कि भाई अभी आराम कर लो. तो आपके केस में सिलेबस कब कंप्लीट होने वाला है? अराउंड 15 जनवरी. तो उसके बाद में यू विल बी द ओनली बैच जिनको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 3.5 महीने का टाइम मिलेगा. दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स. 3.5 महीने में तो सीए फाइनल की सेल्फ स्टडी अच्छे से हो सकती है विथ रिविजन्स. ये तो सीए इंटर है, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर आपका भी साथ साथ में सिलेबस हो गया. अगर आप ये सोच के कि अरे अपना सिलेबस तो वैसे ही जल्दी हो जाएगा, बाद में 20 दिन में रिकवर कर लेंगे, बैकलॉग छोड़ दोगे, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि अपने को फिर मई में एक ग्रुप सोचना पड़ेगा, सितंबर में एक ग्रुप, एंड देन द साइकिल तो वो बहुत बेकार हो जाता है. सो अगर अभी तक के आपका क्लीन रिकॉर्ड चलते आ रहा है तो आगे भी मेंटेन करने की कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट. उतना ऑब्सेस नहीं करना है रिजल्ट के साथ में, लेकिन अगर अभी तक के आपकी जर्नी में आपको ऑलरेडी सेटबैक्स आए हैं तो आपने और ऑल द मोर इंश्योर करना है कि अभी आप इंटरमीडिएट में स्टार्टिंग से आप पढ़ाई जो है रेगुलर करो. आई सी दैट देयर विल बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द क्लास. ओके, आप में से कई लोग 11th 12th से एक दूसरे को जानते हो, मतलब यू हैड ऑलवेज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड दैट शुड बी देयर इन इंटर. इंटर में पढ़ाने में हमको सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है. मुझे तो टैक्स के नोट्स अपडेट करने में सबसे ज्यादा घर पे भी मेहनत लगती है. जितना क्लासरूम का टीचिंग आवर्स है ऑलमोस्ट वैसा ही घर पे भी मेहनत लगती है.
क्योंकि आपको बुक देने के पहले सारा लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के हिसाब से अपडेट करना होता है। तो फिर भी हम लोग इंटर की क्लास को सबसे ज्यादा रिलीज करते हैं, बिकॉज ये क्लास में एक फिल्टर्ड लॉट आता है। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो एनर्जी रहता है आप खुद रियलाइज करोगे आफ्टर 1 वीक 10 डेज और सो। पहले 2 दिन तो हर बैच में मजा ही आता है, सिंसियर बैठे रहते हैं, लेकिन 10-15 डेज हो जाएंगे, 20 डेज हो जाएंगे, तो आप लोग देखोगे यार सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू विल बी स्टडिंग, and that is the kind of environment that we get at DGS CAPS, and also because of the students who are here. आप लोग भी फिर मोटिवेट हो जाओगे एक दूसरे को देख करके कि भाई ये पढ़ रहा है, इसका तो इतना हो गया, ये तो ऐसे डाउट्स पूछ रहा है, ये तो सॉल्व क्वेश्चंस में से भी डाउट्स आ रहे हैं इसको, तो मुझे भी आना चाहिए, तो आई शुड ऑल्सो स्टडी। आपको टैक्सेशन की GST की 2 मॉड्यूल्स मिलने वाली है। ये मॉड्यूल 1 में मैंने 6 चैप्टर्स दे दिया है, मॉड्यूल 2 में 5 चैप्टर्स रहेंगे, 6 + 5 11। ICAI की मॉड्यूल में और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन अपन ने उसको ये चैप्टर्स में इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको ज्यादा चैप्टर्स का बर्डन ना फील हो, ठीक है। सो जैसे कि एक TDS TCS वाला चैप्टर है, उसको मैंने पेमेंट ऑफ GST वाले चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है। वैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है, उसको इनवॉइस वाले चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है, वो आपके सेकेंड मॉड्यूल का पार्ट है। फिर आपको GST की एक MCQ बुक भी मिलेगी, उसमें पास्ट एग्जाम के MCQs भी है, उसमें मेरे द्वारा बनाए हुए भी 400 MCQs है, और उसमें उसके अलावा और भी चैप्टर वाइज ICAI के जो पास्ट सब स्टडी मटेरियल होता है, सैंपल MCQs होते हैं। जितनी बार ICAI ने अलग अलग टाइम पे पब्लिकेशंस लाया है पिछले 6-7 साल में, जब से GST में MCQs आए, तो वो सारे इनकॉर्पोरेटेड है, केस स्टडी बेस्ड MCQs भी हैं। उसके अलावा फिर आपका स्टार्ट होगा इनकम टैक्स, जो कि जनवरी वालों का हो गया है। कितनी मॉड्यूल्स थी बेटा आप लोगों को इनकम टैक्स में? देयर वर 3 मॉड्यूल्स इन इनकम टैक्स, ओके, एंड देयर विल बी 1 MCQ बुक। तो ये मतलब बहुत बड़ी है अपने आप में। इनकम टैक्स का जो 50 मार्क्स का सिलेबस है वो बहुत लंबा है कंपेयर टू GST। अब जिन लोगों ने इनकम टैक्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको GST जनवरी वालों को थोड़ा छोटा लगेगा, सर ये तो खत्म भी हो गया, नया चैप्टर खुलेगा खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स में वैसा नहीं रहता है, चैप्टर खुलता है और फिर हफ्ते निकल जाते हैं, चैप्टर खत्म नहीं होता है, एंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो टोटल आपको 4 बुक्स ऑफ इनकम टैक्स प्लस 3 बुक्स ऑफ GST थाला फॉर अ रीजन, आपको ऐसा करके 7 बुक्स का सेट आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लोग ICAI में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा टाइमली मैनर में, मैक्सिमम बिफोर 1 सितंबर 2025, यदि आपको मई का एग्जाम देना है तो। अभी मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया 2-3 दिन पहले, जिसका 2 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हुआ, सो शी इज नॉट एबल टू फिल द फॉर्म फॉर सितंबर एग्जामिनेशन, तो नाउ शी विल डेफिनेटली हैव टू गिव द जनवरी एग्जाम। तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया ना। शी वॉज इन द प्रीवियस बैच, उसका सब क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। अब जब एग्जाम फॉर्म भरने के लिए वो उसने लॉग इन किया, तो दिखा रहा है कि you are not registered up to 1 January, therefore you cannot fill the exam form. You cannot do anything. Even if you are the prime minister's kid, अब प्राइम मिनिस्टर की तो शादी नहीं हुई है, लेकिन you cannot do anything, समझ रहे हो? In that case, इसीलिए आप लोगों ने सितंबर सोचना ही नहीं है, जुलाई महीने में रजिस्ट्रेशन कर लो। और जिन लोगों का जनवरी में एग्जाम है, तो आप लोगों को भी देखना है कि 8 महीने का गैप रहना चाहिए, राइट? जनवरी में एग्जाम आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा ना, so there should be 8 calendar months gap between the registration date and your exam month. तो रजिस्ट्रेशन कर लो। आपको ICAI की भी मॉड्यूल्स आएगी, ICAI की ऐसी मोटी मोटी मॉड्यूल्स आएगी, तो उसको आप चैप्टर टू चैप्टर अगर आपको करना है कंपेयर, तो आप कंपेयर कर करके देख सकते हो। वैसे टैक्स में मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि आपको नया टाइप का ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, ना कोई ऐसा कोई प्रोविजन मिलेगा जो मॉड्यूल में लिखा है लेकिन अपने नोट्स में नहीं है, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा जिसपे पूछते ही नहीं है, बहुत डिस्क्रिप्टिव कोई रूल दिया है 3-4 पेज का, तो वो हो सकता है मैंने नहीं लिया होगा मेरे नोट्स में, लेकिन अदरवाइज आर नोट्स आर नोन फॉर देयर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अगर आपने आपके सीनियर से या फ्रेंड्स लोगों से पूछा होगा, तो जितनी बार एग्जाम में पेपर आए हैं पास्ट के कितने ही सालों में, तो वो कहीं ना कहीं नोट्स में उसका कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। आई कैन नॉट क्लेम कि क्वेश्चन वैसा का वैसा नोट्स में था, क्योंकि क्वेश्चन तो ICAI इंटरमीडिएट लेवल पे नया बना के लाती है। ओके, कई बार क्वेश्चंस नए टाइप से फ्रेम किया जाता है। सो हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैंने आपकी बुक में नवंबर 24 में जो एग्जाम हुई थी तब तक के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए हैं GST की बुक में। मई 25 के क्वेश्चंस अभी इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मॉड्यूल 1 जो आपको मिली है। सो उसका पेपर मैंने सॉल्व करके
यूट्यूब पे डाल के रखा है, हर बार वही करता हूं मैं जैसे एग्जाम होता है। लेकिन नवंबर 24 तक के क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड है जीएसटी में। अमेंडमेंट्स आपकी किताब के आप इंडेक्स पेज पे अगर आप देखोगे तो लिखा है कि 28 फरवरी 2025 तक के जो अमेंडमेंट्स लागू हुए हैं वो आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी। मैंने पिछले बैच को अमेंडमेंट्स कुछ बाद में अलग से करवाए थे क्योंकि उनका अभी सितंबर में जिनका एग्जाम है, बट वो इस नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। इज दैट ओके? इसके बाद में जो बच्चों का जनवरी में एग्जाम है, सो जनवरी में एग्जाम है तो आपको 30 जून तक के जो अमेंडमेंट्स रहते हैं वो एप्लीकेबल है, 30 जून तक के। इज दैट ओके? सो और फिर जिन लोगों का मई में एग्जाम है उनको अमेंडमेंट्स रहेंगे 31 अक्टूबर 2025 तक के एप्लीकेबल। 31 अक्टूबर की डेट तो अभी आने की है, सो वी डोंट इवन नो कि व्हाट अमेंडमेंट्स माइट कम इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो ये तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को आपका इनकम टैक्स खत्म होगा उसके बाद में आपको अमेंडमेंट्स करवा दूंगा मई वालों को, और जनवरी वालों को जब हमारा जीएसटी कंप्लीट होगा उसी के बाद में। इस बीच के जो अमेंडमेंट्स हुए ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है, तो वो आपको बता दूंगा, ज्यादा कुछ है नहीं। जो जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो ये डेट के पहले आ चुके हैं। इज दैट ओके? रही बात फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल रहता है, तो टैक्सेशन में फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहता है। आपके एग्जाम कौन से ईयर में है वो देखते हैं। आपके एग्जाम है इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27, किन की? मई वालों की। तो आप लोगों को फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा 2025 वाला। मई वालों की फाइनेंशियल ईयर 26-27 में एग्जाम है, और जनवरी वालों के एग्जाम कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 25-26 में। तो आपको फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल रहेगा। 24 तक के सारे अमेंडमेंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ये वाले नोट्स में फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट आया था 24 में क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तो वो सारे इंक्लूडेड है अपने इस नोट्स में। तो ये तो मई वालों को पढ़ना ही है। अब मई वालों को अगर फाइनेंस एक्ट 25 के अमेंडमेंट्स 1 नवंबर के पहले मतलब 31 अक्टूबर तक के लागू किए जाते हैं, जो कि अभी तक हुए नहीं है, अभी तक के नोटिफाई हुए नहीं है वो अमेंडमेंट्स। एक्ट पास हो गया है लेकिन अमेंडमेंट्स कब से इफेक्टिव होंगे वो नोटिफाई किया जाता है। अगर वो नोटिफाई होते तो आपके सिलेबस में रहेंगे, ओके? लेकिन अगर नहीं होते तो इवन मई के सिलेबस में वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। इज दैट ओके? जैसे कि पिछले साल भी नहीं थे फाइनेंस एक्ट 23 के अमेंडमेंट्स, पिछले अभी जो एग्जाम हुई उसमें एप्लीकेबल नहीं हुए थे। इनफैक्ट 24 वाले अमेंडमेंट्स क्योंकि वो लागू नहीं हो पाए थे तब तक के। दे वर मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2024। तो 31 अक्टूबर के कट ऑफ से वो बच्चे बच गए थे। लेकिन वही अमेंडमेंट्स मैंने बाद में सितंबर वालों को पढ़ा दिया और फिर ये नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे हियर एंड देयर अमेंडमेंट्स है, वो हम लोग देख लेंगे। ये हमारा सिलेबस से फर्स्ट चैप्टर को तो गिनना भी नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ जीएसटी का हमारा पिच की तैयारी है, और उसके ऊपर में हम लोग एक्चुअल गेम खेलना शुरू करेंगे फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, जहां पे हम लोग एक्चुअल जो सीजीएसटी एक्ट है उसके प्रोविजंस खोल करके एक एक चीज पढ़ेंगे। आपको क्लास में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको हर चीज का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिले। ओके, बाय द वे आई एम पवन सारडा। मेरे खुद के सीए के एग्जाम में, सीए इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन के रैंक से अब आप लोग इंप्रेस नहीं होंगे, इंटर और फाइनल में मेरे रैंक आए हैं। सो आई हैव हैड अ हैबिट ऑफ स्टडिंग एवरीथिंग इन अ 100% मैनर एंड सॉल्विंग द फुल पेपर। तो जब मुझे टैक्सेशन पढ़ाने का बोला गया था बैक इन 2013, जब डॉक्टर जैन सर पहले कैप्स में पढ़ाते थे टैक्सेशन, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ कैप्स, तो उनका अनटाइमली डिमाइस हुआ था, तो आई वॉज आस्क्ड टू टीच टैक्सेशन एंड आई वॉज वेरी मच रिलक्टेंट कि सर मैं कुछ भी पढ़ा लूंगा, टैक्सेशन नहीं पढ़ा सकता हूँ। सो स्टिल उस समय क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड थे बैच में, तो उसमें मैंने टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, और तब से जो मेहनत है वो चलती आ रही है। उस समय तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी की जगह पर कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ये सब था सिलेबस में। फिर मैंने अपनी टीचिंग जर्नी में देखा कि जीएसटी आया, जीएसटी लागू हुआ, फिर जीएसटी की बैचेस लिया। सो मेरी जर्नी टैक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा रोमांटिक वाली नहीं रही है। इट्स बीन मतलब बहुत सारा फ्रिक्शन है मेरे में और टैक्स के बीच में, बिकॉज इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड करके रखी गई है जो हमारा टैक्स का सिलेबस है, जीएसटी भी और इनकम टैक्स भी। अभी हम जीएसटी में प्रधानमंत्री बोलेंगे गुड एंड सिंपल टैक्स वीडियो देखने वाले, लेकिन
आप लोग सिलेबस के बाद बताओगे कितना गुड है और कितना सिंपल है. सो आई नो कि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से वो एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट था ओवर द एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम. उस समय जो टैक्स का सिस्टम था वो और भी बेकार था. तो मतलब कि एक बहुत बुरी चीज को एक थोड़ी कम बुरी चीज के साथ में रिप्लेस किया गया. तो जीएसटी, नोबडी लाइक्स टैक्सेस, यू नो, कि कोई नहीं होता है दुनिया में जिसको टैक्सेस पसंद होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक टैक्सेस, मेन एंड वुमेन. ठीक है. सो टैक्सेस किसी को पसंद नहीं होते. गवर्नमेंट के लिए टैक्स जरूरी है. गवर्नमेंट भी गिवन एन ऑप्शन नहीं चाहेगी टैक्स लगाना, क्योंकि इट इज नॉट अ पॉपुलर मेजर, राइट. तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्यों जरूरी है आप बता सकते हो? तो क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट हो जिससे वो लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर और मिलिट्री, और अभी आपने इतना इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी देखा, तो उसका खर्चा कहां से आएगा, मीट कहां से होगा? डिफेंस बजट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे शहर में 5 नए फ्लाईओवर और बन रहे, तो उसका पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा. तो जो कि आप और मैं भरते हैं. आप भी भरते हो, जीएसटी भरते हो ना. इनकम टैक्स भी आई होप आप जल्द से जल्द भरो सरचार्ज के साथ में. लेकिन अभी हम सभी लोग टैक्स पेयर्स हैं, एवरीबडी. एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसकी मम्मी उसके लिए डायपर खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा रहता है. डायपर में एग्जेम्पशन नहीं रहता है. ठीक है. वो बच्चे की वैक्सीन होती है, उस पर भी जीएसटी रहता है. दवाइयों में भी जीएसटी रहता है. बहुत कम चीजें, आप जो नमक खाते हो वो भी अनब्रांडेड रहा तो उसमें जीएसटी नहीं रहता है. इंडिया के, भारत के झंडे पे जीएसटी नहीं रहता है. कुछ चीजें हैं जिसमें जीएसटी नहीं है एप्लीकेबल, एग्जेम्प्ट है. जैसे कि आपकी बीकॉम के कॉलेज की फीस में जीएसटी नहीं भरोगे आप, क्योंकि वो एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हम जो कैप्स में कर रहे हैं, इसको एजुकेशन नहीं मानती गवर्नमेंट, इसमें जीएसटी लगेगा. हम तो यहां पर एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हैं ना, तो इसमें जीएसटी लगता है. सो कैसे उसको एजुकेशन में क्लासिफाई किया, इसको नहीं किया, क्या डेफिनेशन दी गई, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रिकेसीज में जाएंगे. सो पहले तो मुझे टैक्स पसंद नहीं था, फिर टैक्स के कारण मेरा करियर बनने लग गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग गया. बस अभी भी उतना ही पसंद आता है. ठीक है. अब उससे ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि इफ समथिंग इज हेल्पिंग यू ग्रो इन अ करियर, आपके लिए भी हो सकता है टैक्सेशन आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाए, वेदर इट इज इनकम टैक्स और जीएसटी. बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट्स ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन के हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, ओके, माने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतना पेशेंस भी है प्रोविजंस को एनालाइज करने का. यस, एडवोकेट्स भी रहते हैं जो लोग इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बहुत सारी उम्मीद रहती है लोगों को. इनकम टैक्स में जो ऑडिट करने का जो पावर दिया गया है, एक सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है जनवरी वाले बताएंगे? ऑडिट वाला सेक्शन, मतलब नहीं पढ़ के आए हो? सेक्शन 143 तो नहीं 49 कौन सा सेक्शन है भाई? 149? नहीं, बहुत दूर हो, मतलब 100 सेक्शन दूर चल रहे हो. हाँ, सेक्शन 44 AB. चलो, एक जन को तो देखो, ये होता है बेटा. बाकी लोगों को बस मैं एग्जांपल बता रहा था कि ऐसे भूल जाते हैं अपन जो पढ़ते हैं. सो बेटा बुरा मत मानना जनवरी वाले, अब आप लोग इनकम टैक्स तो 3 महीने में और भूल जाओगे. सो सेक्शन 44 AB होता है, जिसमें एक अकाउंटेंट को ही पावर दिया ऑडिट करने का. सिर्फ एक अकाउंटेंट को पावर है. तो सर अकाउंटेंट तो हम भी बन सकते हैं, अकाउंटिंग जो करता है वो अकाउंटेंट होता है? नहीं. अकाउंटेंट वर्ड हैज बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट. एन अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट as covered under so and so section of the Chartered Accountants Act 1949. तो अकाउंटेंट वर्ड बोल दिया, लेकिन आप क्या बनने वाले हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन से आप अकाउंटेंट रहोगे. इज दैट ओके? और अकाउंटेंट के पास में सोल पावर है ऑडिट करने का. वैसे जीएसटी में भी था सीए के पास में पावर, बट 2-3 साल बाद वो ले लिया गया. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. लेकिन अब ऐसा जीएसटी में कोई ऑडिट है नहीं जो कि सिर्फ सीए कर सकता है. पहले सीए एंड सीएमए ये 2 प्रोफेशनल्स कर सकते थे. ओके. सो ये हमारे सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है. इससे आपको बहुत पैसा कमाने का स्कोप मिलेगा. आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसमें आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हो. आप कोई कंपनी में स्पेसिफिक वो डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन के अंदर में भी जीएसटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो. देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उतना प्रोफेशनल्स को और पैसा मिलेगा. सीधी सीधी बात है. तो यू पीपल शुड नॉट हेट द कॉम्प्लिकेशंस और द कॉम्प्लेक्सिटीज. आप लोगों को लगना चाहिए सर अच्छा है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड है वो समझा दो. सो मेरी कोशिश रहेगी एज अ टीचर कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस को सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की.
Okay, and I have had a teaching experience of taxation itself of 13 years. 2013 में मैंने 2013 सितंबर में मैंने शुरू किया था, तो वहां से देखा जाए तो 12 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में टैक्सेशन पढ़ाने का. दिस इज द लॉन्गेस्ट फॉर एनी सब्जेक्ट दैट आई हैव बीन टीचिंग. सो इसमें जो है आप देख सकते हो कि आई हैव टेकन मोर देन 25 बैचेस, क्योंकि हर साल में ऑन एन एवरेज हम लोग 2 बैच लेते हैं. कभी कभी कोई साल में हम एक्स्ट्रा कोई बैच ले लेते हैं, जैसे जब जीएसटी आया था तब हम लोग ने जीएसटी के एक्स्ट्रा बैचेस लिया था. 2017 में इस दिन जीएसटी आया था. फिर 8 जुलाई 2017 से 14 जुलाई 2017 ये 7 डेज का एक पीरियड था, जो कल के डेट को कंप्लीट हुआ 14 जुलाई. सो ये मैंने एक जीएसटी की वर्कशॉप लिया था बैक देन इन 2017. जीएसटी जस्ट आया था एंड वो वर्कशॉप मैंने लिया था खुद के लिए कि मैं एटलीस्ट मेरा प्रोविजन रेडी हो जाए. मुझे तो अगले साल से पढ़ा था, वो सिलेबस में तो अगले साल से आने वाला था. वर्कशॉप मैंने लिया था, इट वॉज अ पेड वर्कशॉप एट कैप्स. मैंने वर्कशॉप अनाउंस करवा दिया था ताकि मुझ पे प्रेशर रहे कि नोट्स वोट्स बना लूं, पढ़ लूं, हो जाए. उसके पहले मैंने आईसीआई के कुछ जीएसटी के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए थे, जिसमें आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स वर बीइंग एक्सप्लेन्ड. जो प्रोविजंस लिखे रहते थे उसी को वो जो स्पीकर है वो रीड कर लेते थे, कोई उसका एनालिसिस नहीं, कुछ उसका डिस्कशन नहीं. सो आई थॉट कि ये तो करना खुद से ही पड़ेगा. अब मैं तो सीए बन चुका था ना ऑलरेडी. सो आई टुक दिस जीएसटी वर्कशॉप. वर्कशॉप के 2 दिन पहले तक के सिर्फ 12-15 लोग रजिस्टर्ड थे, और वर्कशॉप के दिन सुबह सुबह 7 बजे से 10 बजे की वर्कशॉप थी बिफोर ऑफिस टाइम. वर्कशॉप के दिन सुबह तक के 150 रजिस्ट्रेशन हो गए थे. द वर्ड स्प्रेड, एवरीबडी वांटेड टू अटेंड दैट वर्कशॉप, एंड मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया, क्योंकि आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई 12-15 लोग रहेंगे, आराम से हो जाएगा. फिर देखा तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे, उसमें बिजनेसमैन भी थे, कंपनी सेक्रेटरीज भी थे, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स थे, एंड सीए इंटर वाले भी कुछ थे. दैट वॉज ओनली नॉलेज ओरिएंटेड वर्कशॉप फॉर 7 days 3 hours पर डे. वो वर्कशॉप में आई डोंट नो पार्टिसिपेंट्स ने क्या सीखा, बट मैंने तो बहुत कुछ सीखा, बिकॉज उसके जरिए मैंने उसके कारण से मैंने नोट्स पहले से बना लिए थे. वही नोट्स मुझे आगे आपके ये वाले नोट्स को अपडेट करने में बहुत काम में आए. ये नोट्स आपको बहुत वेल अपडेटेड मिलने वाले, और वही नोट्स को अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो सीए हैं, उनके ऑफिस में वो लोग रखते हैं, और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट है बस उतना मार्क करके आगे यूज करते हैं. सो जीएसटी का ये मेरा ये संबंध रहा है. उसके बाद में आईसीएआई का जीएसटी का सर्टिफिकेट कोर्स हुआ था, तो जो कि मैंने किया था अटेंड. अब उसमें आपको बताऊं क्या अभी यूट्यूब पे, तो उसमें मतलब हम लोग ने अटेंड किया था, बस इतना बोल सकता हूं मैं. और फिर उसके एग्जाम दिया था मैंने बाद में, और आई क्लियर दैट एग्जाम इन 2018 मार्च. तो मुझे जीएसटी का सर्टिफिकेट कोर्स मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया आईसीआई का. सो आई एम वेल क्वालिफाइड टू टीच यू जीएसटी, बिकॉज उसके बाद से बहुत सारी बैचेस ऑलरेडी ले लिया है. एंड इनकम टैक्स की बात तब तक आपको कन्विंस हो जाएगा कि हाँ सर को आता होगा, तो ठीक है. So you can trust us in the GST subject, in the taxation subject, and in with regard to the notes also. आप लोगों को क्लास में आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ये कलरफुल नोट्स रहेंगे बेटा, ठीक है. मुझे बच्चे बोलते हैं सर आपके नोट्स कलरफुल नहीं है इसलिए हमको आपकी क्लास नहीं लगाना है. बोल तो पहले फुर्सत में मत लगाओ, तो ये कलरफुल नोट्स है बेटा, ठीक है. सो बिकॉज नोट्स के अंदर क्या कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कभी वो कलरफुल बनाने की ज्यादा कोशिश नहीं किया. ज्यादा से ज्यादा आपको तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिया है, मेरे सेट में थोड़ा बहुत मैंने कलर भर दिया है. और ये जो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको देता हूँ, सो ये आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, और ये मैं आपको डेली का डेली जैसा क्लास में पढ़ाया वैसा टेलीग्राम चैनल, जो मेरा ये नाम से टेलीग्राम चैनल है सीए पवन साडा, दिख रहा है क्या वहां पे आपको, मैं उसमें सेंड कर दिया करूंगा. फिर उम्मीद ये है कि आप उसको रोज ही घर जाने के बाद में आप उसको लिख लो अपने नोटबुक में. And that has really helped many students in the past to revise things very fast in the examination. मुझे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि सर आप ये मेन नोट्स दिया ही मत करो, आप सिर्फ वही हैंड रिटन नोट्स है वही दिया करो क्लास में, उसी से पढ़ा दो. मैं बोलता ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो है इसमें सारी चीजें कवर नहीं हो सकती है. जो प्रोविजंस है, जो लीगल वर्डिंग्स है, आंसर कैसे ड्राफ्ट करना, उसके लिए तो ये नोट्स जरूरी है. ये नोट्स में आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे. अनसॉल्व क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा होमवर्क. ये आपको अपने पेज से, हो सकता है हम चैप्टर 5 पे पहुंच जाए बट आपका चैप्टर 2 चल रहा है, चलेगा. आपको अपने पेज से धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना है, सॉल्व क्वेश्चंस को. प्रीफरेबली
बिफोर वो चैप्टर की क्लास टेस्ट कंडक्ट हो, क्योंकि हम लोग आपकी चैप्टर वाइज, अब एक एक चैप्टर की तो नहीं लेकिन ग्रुप करके तीन चार चैप्टर की एक एक टेस्ट लेंगे। जीएसटी में 3 या 4 आपकी क्लास टेस्ट होगी। इनकम टैक्स में कितनी हुई थी? इनकम टैक्स में 5 या 6, 5 हुई होगी शायद। तो इनकम टैक्स में आपकी टेस्ट होती है 5 शायद। सो वैसे हर एक सब्जेक्ट की क्लास टेस्ट होती है, तो उसके पहले आपने सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा आपको बुक में थियोरी के टॉपिक्स के ऊपर में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो उस थियोरी से कनेक्टेड है। जीएसटी में एग्जाम का जो आईसीआई का जो स्ट्रक्चर है उसमें थियोरी पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू थियोरी। थियोरी एक आधी आता है, उसमें भी ऑप्शन रहता है इनकम टैक्स वाले पार्ट में, लेकिन प्रोविजन तो फिर भी पता रहना चाहिए। जीएसटी में थियोरी पूछ लेते हैं, कोई एक पैराग्राफ है प्रोविजंस का, उसके 5 पॉइंट से वो क्वेश्चन ही पूछ ले सीधा 5 मार्क के लिए, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स ऑल्सो। सो मैं आपको ये नोट्स में प्रोवाइड करूंगा कीवर्ड्स के साथ में, कैसे आप याद रख सकते हो। जहां जरूरत है हम लोग एक्रोनिम बनाएंगे, हम लोग क्लास में रिवाइज भी करेंगे। लेकिन द थिंग इज की मैं अब बाकी जैसे मे बी ऑडिट में या लॉ में आप अभी तक जो पढ़ा वो रिवाइज करते हो रोज का रोज, वैसा टैक्स में नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, इट्स ह्यूज। ओके, जीएसटी खत्म करेंगे, फिर इनकम टैक्स स्टार्ट होगा। सो टोटलिटी में मुझे ये सब करने को 5.5 मंथ्स का टाइम लगता है। सो अगर हम लोग फ्लो में चलते रहें तो हमारा जनवरी 5 या 10 तक के कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी ये वाली बैच में क्या होता है, दिवाली वेकेशंस आती है, आपकी बाकी की छुट्टियां भी रहती है ना, फेस्टिवल्स हॉलीडेज रहते हैं, तो इसलिए अदरवाइज तो मेरी तरफ से आपको पूरी रेगुलरिटी मिलेगी। अनलेस मैं नागपुर में नहीं हूं, हमारी टॉप प्रायोरिटी रहती है क्लास लेना, और उसमें भी अमंग ऑल द क्लासेस इंटरमीडिएट की जो क्लास है वो आप देखोगे इसमें टाइम टेबल में भी चेंजेस बहुत रेयरली होते हैं। 11th 12th में या आपने फाउंडेशन में देखा होगा, टाइम टेबल कई बार टाइम पे चेंज हो जाता है, आपको नया कुछ शफल होके मिलता है। इंटरमीडिएट में सब फैकल्टीज को पता है कि उनका ये जो क्लास का टाइम है ये नॉन नेगोशिएबल है, ये चेंज नहीं करना है, बाकी कर लेते हैं। सो अनलेस कुछ सिटी में नहीं तो बात अलग है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, जिन लोग ने जैसे बोध ग्रुप्स लगाया तो आपको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर समझो किसी दिन मैं नहीं हूं तो मेरी जगह पर कोई दूसरे फैकल्टी डबल क्लास ले रहे हैं, मैं किसी दिन किसी और की जगह पर डबल क्लास ले रहा हूं, ताकि आपका जो टाइम है, आपका हमने टाइम का क्या सोचा है 7 बजे से 3:15। सो इसमें क्या होता है, आपको सेकेंड हाफ ऑफ द डे मिलता है घर जाने के बाद। अगर हम लोग क्लास ही 8 साढ़े 8 बजे से शुरू करें और शाम के 7 बजे तक ले, तो ना सुबह पढ़ पाओगे ना शाम को जाने के बाद एनर्जी रहेगी। तो द होल आइडिया इज कि आप लोग फ्री हो जाओ, जिस दिन क्लास टेस्ट नहीं है 3:15 बजे नॉर्मली फ्री हो जाओगे, घर जाओ, ज्यादा टाइम पास मत करो। यहाँ पर क्लासेस के बाद में थोड़ा बहुत दोस्तों से मिले ब्रेक भी रहती है, इमीडिएटली घर जाओ, रेस्ट करो और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लो। कितना देर पढ़ना चाहिए सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन आइडियली आपने रोज 3 घंटे पढ़ना चाहिए। ओके, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। तो आपको लगता होगा कि सर इतना कैसे, या स्टार्टिंग में जोश जोश में पढ़ भी लोगे, बट इसको कंसिस्टेंटली रोज करना है। हफ्ते भर में आपने 25 आवर्स की पढ़ाई करना है। 20 आवर्स तो मिनिमम हो गया, तो 25 आवर्स मतलब भी 3 आवर्स से ज्यादा हो गया ना पर डे। उसमें संडे का आपको मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिल जाएगा टाइम पढ़ने के लिए। कभी कभार कोई फैकल्टी का कोई सिलेबस बचा रहेगा तो संडे को भी आपको बुला सकते हैं क्लास के लिए। तो इसलिए आपको अभी से ही आपको टाइम को साथ में लेते हुए चलना है, जितनी चीजें साथ में चल सके। और आपको जैसे ही कभी कोई छुट्टी मिलती है हफ्ते के बीच में, जैसे पिछले हफ्ते बहुत बारिश थी तो कलेक्टर का ऑर्डर था, छुट्टी दे दिया, या कोई त्योहार आएगा फ्यूचर में, है ना, रक्षाबंधन या तो फिर गणेश चतुर्थी, ऐसा कोई त्योहार आएगा तो 1 दिन की या 2 दिन की कभी छुट्टी रहेगी, तो आप उसको वेस्ट मत होने देना। आप इंजॉय करो, लाइफ को सेलिब्रेट करो। स्टडी इज नॉट नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक अ पनिशमेंट। फाउंडेशन में पास हुए तो पनिशमेंट थोड़ी ना मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आपको रिवॉर्ड में इंटरमीडिएट का सिलेबस मिला है। दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन। सो एंड सीए इंटरमीडिएट क्लियर करोगे तो आपको और एक रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। आपको रियल लाइफ ऑफिसेज में जाने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे एंड वो कंप्लीट करोगे, तब तक के सीए फाइनल का रिवॉर्ड तैयार रहेगा गिफ्ट रैप करके। तो आपको ये रिवॉर्ड है, ओके, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड बिलीव मी, दिस कैन टर्न अराउंड योर लाइफ। सीए बनते से ही आप जो कमाओगे वो आपके जो बाकी पीयर्स है उनके मुकाबले आप मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम्स कमाओगे पहले ही महीने में, पहले ही साल से। एंड दैट विल टर्न अराउंड योर लाइफ। जितने बाकी लोगों का खर्चा है, आपका खर्चा उससे थोड़ा ही ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा रहेगी।
तो आपका सेविंग्स बहुत होगा, इन्वेस्ट बहुत करोगे, आप वेल्थ बना पाओगे. सो इट कैन एक्चुअली सॉर्ट आउट योर फाइनेंसेस बीइंग अ सीए. आपको हम पूछते हैं फाउंडेशन में सीए क्यों करना है, तो आप अलग अलग जवाब देते हो, लेकिन सबका एक, अगर पैसा नहीं मिलता तो नहीं करते थे ना सीए. तो ये ट्रुथ तो है ना कि पैसा कमाना है. सो बिल्कुल यू हैव एवरी राइट टू अर्न मनी बिकॉज यू विल बी एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, टू द इकोनॉमी. तो वो लेकिन ऐड करने के लिए पहले खुद उतना केपेबल तो बनना है कि हम लोग वैल्यू ऐड कर सके. उसके लिए हमको थोड़ा सा भी तपना होगा. ये जो पूरा सीन है हमारा सीए इंटरमीडिएट का, इसके थ्रू जाना होगा. और उसके बाद में ये एक थ्रेशोल्ड है. मोस्टली मैंने देखा है जो बच्चों का इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, अभी मैं इतने कई सालों के रिजल्ट्स एनालाइज करते आ रहा हूं, तो उन लोगों का फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है. मोस्ट ऑफ देम. जिनको इंटरमीडिएट में बहुत टाइम लगा तो उनका फाइनल का गारंटी नहीं है कि इतने टाइम में होगा. सो क्योंकि क्या होता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम में कर लिया मींस दे हैव दोस गट्स इन देम, जो पेशेंस लगता है, जो कैरेक्टर लगता है, तो फाइनल में तो वो आराम से मैनेज कर ही लेते हैं. एक कॉन्फिडेंस रहता है. मेरे पास में भी सीएस का मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर किया था अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. तो मुझे एग्जीक्यूटिव मतलब जो इंटरमीडिएट होता है, तो सीएस का प्रोफेशनल जो फाइनल लेवल होता है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि जब मैं 15 दिन में एग्जीक्यूटिव कर सकता हूँ, बहुत कम टाइम में, बहुत सारा सिलेबस, तो मैं फाइनल को तो मैंने थोड़ा एडवांस में स्टार्ट कर दिया था, ये तो मेरा अच्छे से हो ही जाएगा. एंड वही हुआ. सो जिनको नहीं पता है, ऑल्सो स्कोर्ड अ रैंक इन सीएस एग्जामिनेशन एट ऑल लेवल्स. तो मेरा सीए, सीएस एंड सीए में ये तीनों क्वालिफिकेशन हो चुका है. और उसके बाद से मैंने मतलब पढ़ाई करना छोड़ दिया था वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ाना शुरू कर दिया था इन द मीन वाइल. तो आई हैव बीइंग अ टैक्सेशन टीचर आई हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन स्टडिंग. तो मुझे अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा टेंशन भी आता है, क्योंकि आप लोगों की टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में कि आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो अभी जैसे आपका मॉड्यूल 1 आपको दे दिया है, अभी बैक एंड पे मेरी मॉड्यूल 2 के अमेंडमेंट्स शुरू है. बिफोर ये कंप्लीट होगा, वेल बिफोर दैट आपको मॉड्यूल 2 मिल जाएगा. एंड इन द मीनवाइल आपको एमसीक्यू बुक भी मिल जाएगी, सो दैट आप उसको भी साथ साथ में करते रहो. एंड जब तक वो कंप्लीट होगा तब तक के इनकम टैक्स एक्ट का मॉड्यूल 1 है ना, तो वो चलता रहता है. इट्स प्रोसेस विच आई हैव नाउ स्टार्टेड टू एंजॉय. ओके, इफ यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, यू हैव टू स्टार्ट टू एंजॉय इट. वैसे ही आप लोगों को पढ़ाई एंजॉय करना होगा. सो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हमारी जर्नी जीएसटी के साथ में. सो अब आप बताइए जीएसटी ये शब्द के बारे में पहले जनवरी बैच वाले बताएंगे. इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते जीएसटी का कहीं कोई रेफरेंस आप लोगों ने देखा होगा, कुछ याद है तो बताइए. वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं, आपको कुछ याद है क्या? इनकम टैक्स पढ़ते वक्त उसमें कुछ जीएसटी का रेफरेंस था क्या? एक जगह तो याद आ गया मुझे. एनीबॉडी पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा पिछले 20 दिनों में? तो एकदम टेंशन आ जाता है, नहीं सर आज इनकम टैक्स की बुक तो लाए भी नहीं है. कुछ याद आ रहा है क्या? एक्चुअल कॉस्ट, एसेट, डेप्रिसिएशन, बोलो क्या? पीजीबीपी में, हाँ चैप्टर का नाम बताया, उसमें जीएसटी का क्या रेफरेंस आया था? एग्रीकल्चर इनकम पे जीएसटी नहीं लगता है. हाँ हाँ ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, उसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगता है, सही बात है. लेकिन उसको प्रोसेस कर लिया तो वो बिजनेस एक्टिविटी होती है. हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट का एक डेफिनेशन पढ़ा था. अगर हमने मशीन खरीदी है 10 लाख की, उसमें जीएसटी लगा है 1,80,000, तो 11,80,000 पे किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेते थे हम लोग डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए? एक्चुअल कॉस्ट कितना लेते थे? 10 लाख. अगर जीएसटी का क्रेडिट ले रहे हैं तो याद है क्या? ऐसा कुछ बताया था आपको वहां पर इनकम टैक्स में. सो ये जीएसटी वालों का ये हाल इनकम टैक्स में होने वाला है अभी, जिन लोगों का भी स्टार्ट हो रहा है. तब मैं इनकम टैक्स में पूछूंगा जीएसटी के क्वेश्चंस. आपके दोस्तों को परेशान करता था ना मैं. ओके कोई बात नहीं. और कुछ, चलो जीएसटी के बारे में अब सब लोग आंसर दे सकते हैं. क्या पता है आपको? वॉट एवर यू नो अबाउट जीएसटी, बोलिए. इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पता है, जीएसटी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. व्हाट एल्स बताइए? जीएसटी फुल फॉर्म बता दो यार. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और बताइए? वैल्यू एडेड टैक्स. जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी हैज रिप्लेस्ड वैट. ये भी है, पुराने टैक्स का नाम ही था वैट,
जीएसटी भी उसी प्रकार से चलता है, लेकिन उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। और बताइए, इट रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट, ये कहां पढ़ा अपन ने? 11th में। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब कि डबल टैक्स जो लगता है ना? ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आप जब कंज्यूम करते हो तो उसमें वो टैक्स लगता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। और आपके जीएसटी कौन से लगते हैं बिल में? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ड्यूटी जीएसटी कैसे पता आपको? इसका कब काम पड़ गया? 11th में पढ़े थे। 11th में पढ़े है ना, सीबीएसई में था, है ना? सीबीएसई में जिन लोगों ने पढ़ा है, इनफैक्ट आपके सीए फाउंडेशन में भी तो था, अकाउंट्स में था। तो फिर तो सबको आना चाहिए सब फटाफट फटाफट। जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट वगैरह तो सब आता है आपको। कौन सी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता है वो भी था आपके अकाउंट्स के सिलेबस में। मेरा तो बहुत सारा, एक दूसरे को क्या देख रहे हो, सच में था, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में था। चलिए जान दो, आपको क्या क्या पता है वो बताओ, जो बाकी की चीजें वो मैं बताऊंगा। हाँ, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये फॉर्म में चल रहा है। हाँ, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। और बताइए, क्या कौन से रेट से लगता है? 5% से लगता है क्या? हम लोग ने आपको कितने रेट से लगाया? 18%। 12 रेट है, बट हमने आपको 18% लगाया, क्योंकि हमने देखा आप लोग बहुत रईस हो ऑलरेडी, तो आपके इनकम लेवल को देखते हुए 18% लगा दिया। और 28% ये भी रेट होता है क्या? और बस, और भी 2 रेट्स होते हैं बेटा। हाँ, 0% भी एक रेट होता है, यू आर करेक्ट, 0 रेटेड गुड्स बोलते हैं उसको। और भी 2 रेट्स होते हैं। हाँ, 3% होता है, गोल्ड में लगता है। और भी एक रेट होता है जो कि आप लोग ने नॉर्मली नहीं देखा होगा, बहुत छोटा सा 0.25% ऐसा कुछ रेट होता है। सो वो हम लोग देखेंगे जब आएगा तो। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। उसमें से भी जिसके बारे में कोई रेट नहीं बताया रहता है तो उसका रेट रहता है 18%। जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है 18%। और क्या पता है आपको? चल रहा है, लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल नहीं होगा तब तक के वी डोंट नो। अभी उसको हटाएंगे तो कुछ चीजों को 5% में डालेंगे, कुछ चीजों को 18% में डालेंगे, लेकिन जब तक कि अभी जो है उसके हिसाब से नहीं। तो ये जो हटाते, कौन हटाता है? आप जो बोल रहे हो हटाया जा रहा है, कौन हटाता होगा ये? मोदी जी हटाते होंगे कि निर्मला सीतारामन जी हटाती होंगी? जीएसटी काउंसिल, कौन होता है जीएसटी काउंसिल? कहां सुन लिया आपने जीएसटी काउंसिल के बारे में? बुक मिली थी तो बुक में पढ़ लिया क्या आगे आगे का? अच्छा, इकोनॉमिक्स में था, मुझे लगा कि अभी वापस स्टॉप करना है तो पढ़ लेती हूँ। जीएसटी काउंसिल, यस, इसकी एक बॉडी है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दे मेक डिसीजंस, दे रिकमेंड टू द गवर्नमेंट व्हाट चेंजेस आर टू बी मेड। व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट जीएसटी? हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट हम लोग कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल तक के जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, कुछ चीजें तो रहेगी आखिरी तक कॉम्प्लिकेटेड। और बताइए, व्हाट एल्स? आप लोग ने एक वर्ड देखा, नोटिफिकेशन सर्कुलर, जो मैंने वहां लिखा था इंडेक्स पेज पे। सो जीएसटी लॉ जो है वो सारा का सारा एक्ट में कवर्ड नहीं होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ओके, ऑफिस ऑर्डर्स, तो ये सारा मिलाकर के जीएसटी का लॉ होता है। एंड उसमें केस लॉज भी आता है, केस स्टडीज, जो कि कोर्ट जजमेंट वगैरह रहते हैं ना, पास्ट जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, तो ऑल दैट कंबाइंस टू गिव द इफेक्ट ऑफ जीएसटी लॉ। यस, व्हाट एल्स? बताइए। सो इतना आइडिया है आपको जीएसटी के बारे में। आईटीसी आपने बोला था साकिब, क्या होता है आईटीसी? अगर आप पे कर दिए तो, और आप रजिस्टर्ड हो तो, जैसे कैप्स की फीस आप लोग ने भरा, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स खरीद रहे हो, ओके, तो वो गुड्स में जो आपको जीएसटी लगाया गया, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, और आप अपने आउटपुट टैक्स में वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हो। ये जो है ये मैं आपको डिटेल में आगे समझाता हूं एग्जांपल से। पहले हम लोग जीएसटी से संबंधित कुछ बेसिक बैकग्राउंड वीडियोस है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वगैरह से रिलेटेड, तो वो मैं संजय भैया को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसमें लगा देंगे।
ये पेन ड्राइव ये है ना, डिस्क 1 है। क्या नाम से? GST वीडियोस। चेक नहीं किए क्या आपने? ये रहा, एक मिनट पहले अपन प्ले करेंगे। हाँ ये वाला कर लेते हैं पहले, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे अपन, आप लोग नोटबुक देख के टेक अवेज क्या रहते हैं मैं आपको पूछूंगा वीडियोस में से कौन सी चीजें पता चली आपको, क्योंकि वो चीज हमारी बुक में भी है बाद में, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें साउंड इसमें आ जाएगा। भारत की 70 साल की संसदीय परंपरा में अगर कोई एक निर्णय, एक नीति ऐसी बनी जिसकी रचना वैसे तो अप्रत्यक्ष कर के एकीकरण के लिए हुई, और जिसका प्रभाव नव भारत के निर्माण और नई आर्थिक एकीकरण के रूप में देखा जा सकेगा। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 1 नेशन 1 टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज GST के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। May I request the Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister officially launch the GST. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बनी केलकर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में टैक्स एकीकरण का पहली बार उल्लेख हुआ। संसद में GST के क्रियान्वयन की औपचारिक घोषणा पहली बार 2006 के बजट में हुई। तब इसे 1 अप्रैल 2010 तक लागू करने की बात कही गई। GST की रूपरेखा कैसी होगी? इसकी संरचना का दायित्व एम्पावर्ड कमेटी का था। इस कमेटी की कमान कई आर्थिक और राजनीतिक दिग्गजों ने संभाली। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने GST इंप्लीमेंटेशन के लिए 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को संसद के सामने रखा। विकसित राज्यों के लिए GST कॉम्पेंसेशन पर सहमति बनाना तब सरकार के लिए एक मुश्किल काम था, जिसे 2014 में वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयास से सुलझा लिया गया। For 5 years there is a mechanism. First 3 years entirely then on a tapering basis. The center will assure them to compensate them for any loss which has been suffered. विभिन्न सरकारों की सोच और संवैधानिक संशोधनों से गुजरकर GST अब एक अधिनियम बनने को तैयार थी। 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तौर पर इसे संसद के सामने चर्चा के लिए रखा गया। अगस्त 2016 को संसद के दोनों सदनों में इसे अन्य दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है। ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है। लगभग 1.5 दशक के बाद संसद के दोनों सदनों में बिल के पारित होते ही 15 सितंबर 2016 को GST काउंसिल की रचना हुई। GST काउंसिल एक ऐसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे GST से जुड़े हर नियम, कानून, दर और छूट तय करने का अधिकार है। भारत की आर्थिक और संघीय विविधता को देखते हुए काउंसिल ने ब्राजील और कनाडा की तरह भारत में भी ड्यूअल GST को अपनाया, यानी कि भारत में GST के 2 हिस्से होंगे, सेंट्रल GST और स्टेट GST। इसके अलावा इंटरस्टेट सप्लाई के लिए IGST बनाया गया, जिसमें CGST और SGST दोनों शामिल हैं। GST को वर्तमान के 80 लाख करदाताओं के अलावा करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं के लिए तैयार किया गया। हर महीने 3 अरब से भी ज्यादा इनवॉइस मैचिंग की सुविधा मुहैया की गई। 2 लाख से भी ज्यादा अधिकारियों को, 125 करोड़ भारतीयों को GST से जुड़ी हर बारीकियों को समझाने का जिम्मा दिया गया। इसके लिए 4500 GST सेवा केंद्र बनाए गए। 300 से भी ज्यादा अखबार और 16 अलग अलग भाषाओं में हर सेक्टर पर GST से होने वाले सकारात्मक प्रभाव को प्रचारित किया गया। सोशल मीडिया पर GST से जुड़े जनता के हर सवाल की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय कर अधिकारियों की सहायता के लिए फीडबैक एक्शन रूम बनाए गए।
करदाताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं के शीघ्र निदान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया गया। इस मैकेनिज्म में भारत सरकार के 200 से भी ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में केंद्र सरकार के मुख्य मंत्रालयों के सचिव शामिल किए गए। जीएसटी मित्र मोबाइल ऐप और सक्षम सेवा जैसे हेल्प डेस्क को जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के लिए खोला गया। 29 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा से जीएसटी बिल के पारित होने की प्रक्रिया पूरी की गई। टैक्स के 4 नए स्लैब्स में 1000 से भी ज्यादा वस्तु और सैकड़ों सेवाओं को शामिल करने के बाद आखिरकार 30 जून की मध्यरात्रि को जीएसटी देश को सौंप दिया गया। GST may be a destination tax, but for India it will begin altogether a new journey. कोई वस्तु कितने ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है, और ये आज हुआ। GST, a good and simple tax. The 101st Constitutional Amendment introduced to the nation is the biggest tax reform since independence. It has been almost 2 decades. The 101st Constitutional Amendment introduced to जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को आयोजित संसद का विशेष सत्र मिले सुझाव के आधार पर and that is most beneficial actually to the poor. 16 अलग अलग भाषाओं में हर सेक्टर पर जीएसटी से होने वाले सकारात्मक प्रभावों को प्रचारित किया गया। जीएसटी को देशव्यापी अमल करने में सोशल मीडिया की भूमिका की जरूरत को भी समझा गया और उसे आम उपभोक्ता, करदाता और सरकार के बीच संवाद का जरिया बनाया गया। GST helps enshrine macroeconomic stability, and that is most beneficial actually to the poor. The poor suffer most when the economy is unstable. The second issue is it generates resources for development programs, which is very important. And the third part I would say is it generates an avenue for formalization. सितंबर 2016 में गठित जीएसटी काउंसिल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हर राज्य के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। भारत में जीएसटी ड्यूअल मोड अपनाया गया जिसमें जीएसटी के 2 हिस्से थे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी बनाया गया जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों शामिल हैं। जीएसटी के क्रियान्वयन से पूर्व हुई 18 मीटिंग्स और क्रियान्वयन के बाद अब तक की सारी मीटिंग्स में लिया गया फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। जीएसटी काउंसिल को जीएसटी से जुड़े हर नियम कानून, दर,
और छूट तय करने का अधिकार है और क्रियान्वयन के बाद मिल रही प्रतिक्रिया के आधार पर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में कई उपभोक्ता और व्यापारी अनुकूल बदलाव भी किए। गुवाहाटी में हुई 23rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई व्यापक बदलाव किए गए। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए 28% के स्लैब में शामिल हेडिंग्स की संख्या 224 से घटाकर 50 कर दी गई। कुल 211 हेडिंग्स को टैक्स के ऊंचे स्लैब से नीचे स्लैब में लाया गया। इस नई कर क्रांति में अब 95% से ज्यादा आइटम्स 18% या कम की श्रेणी में थे। See, GST is something that industry has been demanding for a long time. I think industry is happy and it makes industry, particularly manufacturing enterprises, more competitive. So small and medium enterprises are happy the way it has come about. कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत 1 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 1%, निर्माताओं को 1% और रेस्टोरेंट्स को 5% की श्रेणी में लाया गया। उपभोक्ताओं और करदाताओं के लाभ और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ बनाया गया, जो उपभोक्ताओं और करदाताओं को जीएसटी के तहत माल और सेवाओं की कम कीमत के लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश में माल के परिवहन की जटिलता को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित 50 से भी ज्यादा फॉर्म्स की जगह एक ई-वे बिल को लाया गया, जिसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एसएमएस के द्वारा स्वयं जनरेट किया जा सकता है। जीएसटी आने के बाद हमने देखा है कि ट्रैफिक मूवमेंट हमारा बड़ा स्मूथ हो गया है। ट्रॉलर्स हमारे जो हैं बॉर्डर पे खड़े नहीं होते हैं, मूवमेंट बहुत स्मूथ है और बाय एनी चांस अगर कहीं पे कोई चेकिंग भी होती है वो ऑथेंटिक होती है। GST will be giving a huge push to the Indian logistics sector, and the cost of logistics in India is pretty high. And if we bring down our cost to near the international benchmark, we can provide around 4 to 5% support to the export and import sector, which is huge benefit to the exports and import sector. Since 1947, we have talked a lot about black economy. GST is probably the most powerful tool that we have launched to clean up this part of the economy. जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष में जीएसटी काउंसिल की निरंतर कोशिश, लाखों प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत और करदाताओं की साझेदारी से जीएसटी सचमुच में गुड एंड सिंपल टैक्स बन पाया है। जीएसटी से पहले मैं सर्विस टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट में जाता था, वैट की रिटर्न के लिए अलग डिपार्टमेंट में जाता था, एक्साइज के रिटर्न के लिए अलग डिपार्टमेंट में जाता था। कुल मिला के पूरे साल में आपको मालूम है 15 से 20 दिन मेरा खराब होता था। और आज वो जीएसटी के रिटर्न कुछ मिनट के अंदर मैं ऑफिस से भी फाइल कर सकता हूँ, घर पे भी फाइल कर सकता हूँ। मेरा पूरा का पूरा 15-20 दिन मेरा बच गया। आज आप समझो हमारे जैसे बाहर के व्यापारी हैं, काठ के व्यापारी हैं, मुरादाबाद के व्यापारी हैं, तो उन लोगों को इतना बड़ा बेनिफिट मिला है कि भाई साहब जब हम कार से चलते थे मुरादाबाद से, पैसे लेकर चलते थे, बड़ा रिस्क होता था। जो कैश का आना जाना, लूटपाट का डर था, वो सब खत्म हो गया। देखिए, जब से जीएसटी आया है, पहले कॉम्प्लिकेशन थी, अब जब हमारी इंडस्ट्री में जीएसटी 5% हो गया है, ना कस्टमर देने में तकलीफ है, ना हमें लेने में तकलीफ है, दोनों पार्टी खुश हैं। काफी तरह के टैक्सेस थे जिनके हम पहले बेनिफिट नहीं ले पाते थे, जिस तरह रेंट पे सर्विस टैक्स लगता था और कई चीजें हम खरीदते हैं जिस पर टैक्स लगता था, जिसका हम कोई फायदा नहीं उठा पाते थे। अब ये सारे जीएसटी में आ जाने से हमें इनका पूरा बेनिफिट मिलता है। We are able to get more input refunds or more inputs than what we were getting earlier. So it has reduced our cost of actually making the product. So in our case for medical devices, the tax has actually gone down. मेरा मानना है जीएसटी एक बड़ा विचारात्मक बदलाव है जिसका अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जो सीधे सीधे सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के उद्देश्य को कामयाब करने में मददगार साबित होगा। जब जीएसटी लागू हुआ था तो काफी लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि किराने के सामान काफी महंगे होंगे, लेकिन आज 10 महीने हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि किराने के सामान और सस्ते हुए। पिछले 1 साल में खाने पीने की चीजें जैसे दालें हैं और जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो काफी सस्ती हो गई हैं। जीएसटी एक तो लगने से सारी चोरी चकारी वो खत्म हो गई है इसके लगने से। दूसरा, राष्ट्र के प्रति कुछ हमारे जो कर्तव्य थे वो पूर्ण हो रहे हैं। है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा एक मैसेज इसके में है कि राष्ट्र के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जीएसटी के साथ 1 वर्ष बिता चुके भारत में उपभोक्ता और व्यवसायी नए अनुभव से गुजर रहे हैं।
और भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे पा रही हैं। आने वाले कल में कर एकीकरण की इस कहानी में नए अध्याय जुड़ते रहेंगे, जो नए भारत की आर्थिक सर्वोच्चता के पूरक होंगे। GST, a good and simple tax. सो टेकअवेज लिखे आप लोगों ने? लिखे कि नहीं? Do you know how GST allows a seamless flow of input tax credit across the supply chain of a business? Let us see how. Suppose you are a tire manufacturer and for this you are purchasing tax paid raw materials like rubber, wire and thread from 3 different suppliers to manufacture tire. Let us assume purchase cost of these inputs is rupees 3,500 and you pay total tax of rupees 565 on these inputs, that is rubber, wire, thread. This input credit of rupees 565 can be easily claimed. How? On sale of tire for rupees 5,000, if rupees 900 is payable as tax, then you only need to pay balance of rupees 335 as you're utilizing input tax credit of rupees 565 paid by your suppliers. So, you see, your tax on purchases now get adjusted against the tax liability on sales. Don't forget that input tax credit is a business differentiator for you if you are registered under GST. GST is a win-win situation for all. For any inquiry, write to us at help@gst.gov.in or call us at 1800-1200-232. GST आसान है, अच्छा है। ये वाला वीडियो थोड़ा सा जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, इसको थोड़ा सा फास्ट में देखो। Coordination and close cooperation with state governments to curb the menace by better targeting with use of big data analytics to identify fraudulent entities, various change platforms to conduct webinars even in vernacular languages. The biggest outcome of the consistent efforts of the last 5 years is the ये जीएसटी आफ्टर 5 इयर्स वाला वीडियो था। अभी एक वीडियो उनके वेबसाइट पे यूट्यूब में आ चुका है, जीएसटी सिचुएशन आफ्टर 8 इयर्स। अभी 1 जुलाई को जीएसटी का 8वां साल कंप्लीट हुआ है ना, सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे बाद में वीडियो। अभी वापस इसको सॉर्ट कर लेते हैं, फिर ये आ जाएगा। कमाल है आपकी पेन ड्राइव। जीएसटी यहाँ करना है, फिर यहाँ करना है, ये आ गया। अपन लोगों ने ये देख लिया, ये देख लिया। 6 इयर्स वाला हम लोग सीधा 8 इयर्स वाला बाद में देखेंगे, है ना। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ये देख लीजिए। The 101st Constitutional Amendment introduced to the nation is the biggest tax reform since independence. It has been almost 2 decades in the making and brought to the Indian taxpayers, industry and the government as well as common public several benefits when it was implemented at the stroke of the midnight on 1st of July 2017. At the very outset, GST eliminates the tax on tax system, also known as cascading of tax. This would reduce the cost of goods and services. It also introduces uniformity of tax in the country, brings transparency between central government and state government, eliminating disputes on subjects like entry tax, e-commerce, and allows interstate free flow of goods. For the industries and traders, it eases the movement of goods and also simplifies business operations by removing maintenance of multiple records for various taxes.
It results in reduction of compliance cost in terms of time and effort. For the governments, it is expected to increase the revenue collection, resulting in better program implementations. GST is a booster for Make in India, where goods and services produced in the country become competitive in national and international market. The technology-driven GST is a great contributor to Digital India. In the normal course, GST is an online, contactless, faceless, cashless and paperless service that can be complied with from anywhere and without stepping out of your workplace. It follows a trust-based approach, provides facilities like self-assessment, and brings transparency and accountability to the taxpayer ecosystem. GST is a shining example of cooperative federalism between the central government and the governments in the states. We are now a part of one nation, one tax, one market. आगे ऑल राइट। सो देखा अपन लोगों ने वीडियोस। अब मुझे बताइए कि क्या क्या टेक अवेज थे आपके इस वीडियो में, क्या क्या टेक अवेज थे बताइए। क्या क्या चीजें आप लोग ने नहीं जाना जो अभी तक के जीएसटी के बारे में पता नहीं थी, ऐसी कौन सी चीजें आपको पता चली बताइए। 1 करोड़ तक, हाँ रेट्स रैशनलाइजेशन हुआ, 18% से रेस्टोरेंट्स का रेट कर दिया था 5%। ओके, और हाँ जीएसटी काउंसिल वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 सितंबर 2016, करेक्ट। और जीएसटी बिल नहीं, ईवे बिल नहीं, दो अलग अलग चीजें बोल रहे हो आप। जीएसटी के एक्ट का जो पहले बिल आया था, नहीं 14 में नहीं आया था, हाँ नहीं मार्च 2017 में मिला था, अगस्त 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा तो क्या बंद करके स्टार्ट करोगे? और कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा तो ऑनलाइन का टूटेगा ना? अच्छा ठीक है।